हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बात करेंगे ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के बारे में। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, शुरू हो जाते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला टॉपिक है अपना करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, इसको देखते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी आखिर क्या होती है। देखो, हमको पढ़ाया ये जाता है कि करंट जब कंडक्टर से फ्लो होता है तो कुछ इस तरीके का दिखता है हमको, है ना। ये इस तरीके का बिल्कुल सीधा जाता हुआ, ये जैसे पेन है तो ऐसा लगेगा कि ये करंट आगे सीधा जा रहा है। लेकिन बच्चों, क्या वास्तव में करंट सीधा जाएगा, या करंट इसी रास्ते से जाएगा, या कोई और भी पार्ट पॉसिबल हो सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अभी इस पेन की टिप को देखो, इसका थिकनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना। वहीं अगर इसकी ये जो पीछे वाला देख रहा हो जहाँ हम कैप लगाते हैं, इसका देखो एरिया जो है तुम लोगों को दिख रहा होगा, वो बड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी कितने एरिया में, कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, कितने कहाँ किस एरिया में कितनी चीज़ें फैली हुई हैं, इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं, है ना। जैसे बात करें अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो हम सोशल स्टडीज़ में पढ़ते थे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती थी कि भाई जैसे मान लो मुंबई में पर यूनिट एरिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ जगह कम है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है। वहीं हिल स्टेशन चले जाओ, जैसे सिक्किम चले जाओ, मेघालय चले जाओ, है ना, यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा जगह में कुछ लोग रहते हैं। तो देख रहे हो, सुनो ध्यान से, कि जब मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूंगा तो बिल्कुल वैसे ही ये आउटर फेस देखो कितना ज़्यादा है ना, इसका एरिया ज़्यादा होगा। क्या अंदर वाले का एरिया कम होगा? ये वायर की बात हो रही है, ये वायर का फ्रंट व्यू है बच्चों। क्या अंदर वाले का एरिया और कम होगा, या अंदर वाले का एरिया और कम होगा? जी हाँ, बिल्कुल, लगातार वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता चला जाएगा। तो बच्चों, जब एरिया लगातार ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है तो क्या यार वहाँ पे चार्ज जो मूव कर रहा है वो कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जो ज़्यादा एरिया है वहाँ पर और ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, जो और ज़्यादा एरिया है वहाँ पर और ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा। तो देख रहा बच्चों कि कितने एरिया से, है ना, इसके कितने एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से, कितने एरिया से कितने चार्ज का फ्लो हुआ है ना, कितने चार्ज का फ्लो हुआ है, इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, बात क्लियर हो गई नहीं होगी? कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, आज के बाद ध्यान से सुनो, करंट इस तरीके से नहीं भेजना, करंट इस तरीके से आगे बढ़ता है, ऐसे करके आगे बढ़ता है, ऐसे करके लगातार राउंड लेता हुआ वो जो है वो आगे की तरफ जाता चला जाएगा। ठीक है, जाता चला जाएगा, आगे की तरफ राउंड लेता हुआ चला जाएगा। तो कितने एरिया से कितना करंट पास हो सकता है, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, द करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, वेक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, सो करंट जो है वो हो गया हमारा एम्पियर। ठीक है, और एरिया जो हो गया वो हमारा मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। मतलब कितने एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, इसको हम बोलेंगे बच्चों करंट डेंसिटी। ठीक है ना। चलो, अब आगे आ जाते हैं, एक छोटा सा रिलेशन है हमारे पास, I इज इक्वल टू NEAVD। ये क्या नया कैरेक्टर है भाई, इसको ध्यान से देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, तुम लोग बात सुनो, कि ऐसा है कि जब हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, कि जब तक हम कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट नहीं करते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले तो वो रैंडम मोशन था, उनका उल्टा सीधा मोशन था, है ना, पता नहीं कौन किस रास्ते पे जा रहा था, सीधे पाथ पर चल जरूर रहा था इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका पाथ डिफाइंड नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या हेल्प की, सबका पाथ जो है वो डिफाइन कर दिया, सबको एक तरफ बुला लिया। बोले ड्रिफ्ट वेलोसिटी से सब लोग इधर आओ, एवरेज वेलोसिटी के साथ एक सब लोग इधर निकल के आओ हमारी तरफ, है ना, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ निकल के आओ। तो बच्चों, ये थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब एक बात सुनो, अब यहाँ पर करंट इस्टेब्लिश होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, उस करंट को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी लिखते हैं, है ना। अब एक बात सुनो, अगर ये हमको चार्ज पता चल जाए, इस पूरे कंडक्टर से चार्ज पता चल जाए, तो हमको पूरा करंट भी पता चल जाएगा। तो मान लेते हैं कि कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और लंबाई इसकी एल है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू एल, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बनाते हैं एरिया, और हाइट मतलब तीसरी साइड से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, मान लेता हूं मैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, संपूर्ण वॉल्यूम या कंप्लीट वॉल्यूम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीट वॉल्यूम, ठीक है, इन कंप्लीट वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पहले, क्योंकि मेरे को चार्ज चाहिए बच्चों, चार्ज। और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो है हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज नहीं आ जाएगा बच्चों। और ये तो यार हमारा टोटल चार्ज ही है, क्यू जो है वो क्या चीज़ है, हमारा टोटल चार्ज होता है ना। टोटल चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, तो मैं इसीलिए टोटल चार्ज निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन माने, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंप्लीट वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे n मल्टीप्लाई v, यानी कि n इंटू, इधर लिख दूंगा a इंटू एल लिख दूंगा। बात समझ में आ गई ना सभी को। तो टोटल चार्ज जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कंप्लीट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मेरे पास आ गए हैं एन इंटू एल, एन इंटू एल, मल्टीप्लाई करा दूंगा ई से, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना। ये देख लो, नोट कर लो, है ना, ये एन ए एल ई हो गया। तो यहाँ पर क्यू की जगह लगा दूंगा एन ए एल और ई अपॉन में क्या लगा देते हैं, टी। अब ध्यान से देखो, लेंथ अपॉन टाइम, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है उसने अगर एल डिस्टेंस ट्रेवल की है टी सेकंड में, तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। क्यों बच्चों, क्या बोलेंगे बेटा, वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आए होंगे, तो उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलने लगेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो है उसे हम सिर्फ वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं बच्चों। बात समझ में आ रही ना, देख लो एक बार पूरा, मैं तुमको दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ इसको। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ई ए वी डी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ा, इसके लिए टोटल चार्ज निकालना पड़ा। और टोटल चार्ज आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ना हो, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उस पर टोटल चार्ज आ जाएगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो एन क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे वॉल्यूम में। तो आई इज इक्वल टू मेरे पास बना एन ई ए बी डी बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना सभी लोगों को। तो यहाँ से अगर देखें, ये बोर्ड एक छोटा सा रिलेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दिस इज आई एंड दिस इज वी डी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द ओम्स लॉ, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, और स्टेटमेंट उसका क्या है, देख लो बच्चों, नोट कर लो सही से, ठीक है। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। तो बच्चों ध्यान से सुनो कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखो फिजिक्स के जितने भी लॉ है वो कंडीशन पे काम करते हैं। हाई स्कूल में पढ़ा है ओम्स लॉ, बच्चे बता देते हैं, बोले पोटेंशियल लगाओ करंट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बच्चों मैं तुमको एक बात ये बता दूं क्लियर करके कि ऐसा जो है वो पॉसिबल कंडीशन पर ही है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं उसके लिए, कि जितना पोटेंशियल लगाओगे तो उतना करंट मिलेगा। अगर आप लोगों ने हाई स्कूल में सीधे सीधे अगर आप इसको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ये कह रहे हो तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। तो सबसे पहले कंडक्टर के आप फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट करो, फिजिकल पैरामीटर, ठीक है।
ये फिजिकल पैरामीटर क्या चक्कर है? फिजिकल पैरामीटर मतलब उनकी फिजिक्स, ठीक है, फिजिक, जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम होगा। पहले आप इन लोगों से छेड़छाड़ अगर ना करें, इन लोगों को ना बदलें, तभी आप कह सकते हैं कि भैया जितनी बड़ी बैटरी लगाओगे या जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट होगा, ठीक है ना। तो व्हाट इज ओम्स लॉ? इट इज डिफाइंड एज इफ द फिजिकल पैरामीटर ऑफ अ कंडक्टर कीपिंग कांस्टेंट, मतलब ये सारे के सारे जो हैं वो बच्चों कैसे होने चाहिए? कीपिंग कांस्टेंट, बदलने नहीं चाहिए, ये सब के सब होने चाहिए कांस्टेंट। तभी क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आप जैसे लगाओगे वैसे ही यहाँ पर करंट भी जो है उतना तेजी से क्या होगा? बढ़ेगा। आ गई ना बात समझ? तो दिस इज द रियल ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगा देंगे। आप लोग जानते हैं, बचपन से चिल्ला रहे हैं आप इसको कि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। तो आज पता चल जाएगा कि ये रेजिस्टेंस भी आखिर क्यों है, V और I का रेशियो रेजिस्टेंस ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है, ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो देखो ओम्स लॉ को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, मैं उठा लेता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से शुरुआत करता हूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग जानते हैं होता है E टाउ अपॉन m, है ना। अब यहाँ पर देखो यार कि जो E है, E को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये लंबाई जो है ना, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पूरी लंबाई पर एक जैसा ही है? इसकी इंटेंसिटी एक जैसी होगी पूरी लंबाई पर? नहीं, लंबाई बदलने के साथ साथ ये फील्ड की ताकत जो है वो भी वेरी कर रही होगी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कितनी लेंथ में कितना पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हाउ मच लेंथ कंटेन्स हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सर्टेन रीजन। तो कितनी लंबाई में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ये इसकी जगह फिट कर देता हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास Vd इज इक्वल टू ई, और ई की जगह मैं पुट करूँगा V/L, ये आ जाएगा टाउ, ये आ जाएगा m, ठीक है ना। अब Vd की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, अभी हमने पीछे से निकाला है कि I जो है वो अपना NeAVd होता है। तो यहाँ से Vd की जगह बच्चों हम लोग लिख सकते हैं I अपॉन NeA लिख सकते हैं। तो Vd की जगह मैं लिख सकता हूँ I अपॉन NeA, और दिस इज E, दिस इज V, दिस इज L, टाउ बाई m, ठीक है ना। अब क्या काम करते हैं, अब इसको इस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो I को ऐसे ही रहने दो, ml को इधर ले चलो, ये ml हो गया बच्चों, है ना। ये E इधर आ जाएगा तो ये E स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा A टाउ। तो देख रहा हूँ, सीधा करके लिख लेता हूँ कि V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों ML/NE स्क्वायर A टाउ, और दिस इज I। अब बात सुनो बहुत ज़्यादा ध्यान से, ठीक है भैया। I को आप अपॉन में ले आइए। अच्छा चलो पहले इससे पहले एक चीज़ और मैं तुमको बता देता हूँ यार। देखो मास तो कांस्टेंट होगा, उसे तो बदल ही नहीं सकते तुम, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि बोले उनको ना बदला जाए, अगर उनको ना बदला जाए तो मास को बात तुम कर नहीं रहे हो बदलने, लेंथ भी नहीं बदल सकती क्योंकि ये भी फिजिकल पैरामीटर में आती है, नंबर ऑफ चार्जेस ये भी फिजिकल पैरामीटर में आते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी, और उनका रिलैक्सेशन टाइम भी। बोले अगर ये सब चीज़ें ना बदली जाएं, ये सब चीज़ें कांस्टेंट कर दी जाएं, तो ओनली इन दैट केस V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो बच्चों ये चीज़ें तो कांस्टेंट होती हैं, तो आप लोग क्या काम करते हो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाते हो। तो यहाँ पर कांस्टेंट हटा के वापस प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो, और बच्चों इसको हम बोलेंगे V प्रोपोर्शनल I, क्योंकि ये जो है वो जब हट गया रास्ते से अपने बच्चों, तो पोटेंशियल सीधे सीधे किससे लिंक्ड हो गया, I से लिंक्ड हो गया। मतलब जितना पोटेंशियल आप बढ़ाएंगे उतना ही करंट आपको मिलने वाला है बच्चों, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सपोज दैट कि मैं इस फिजिकल क्वांटिटी, ये जो जिसे तुम फिक्स चिल्ला रहे हो, इसको मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ। तो चलो 2 मिनट के लिए मैं इसको v बराबर x इंटू आई कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो,
तो मैं अगर आई को अपॉन में ले आऊँ तो दिस इज एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर सपोज दैट कि अगर मान लो वी मैंने फिक्स करा 10 किया, सपोज दैट 10 किया, करंट पहले था 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, एक्स विल बी 2। अगर पोटेंशियल मैंने अभी भी 10 किया हुआ है और इस बार मैंने आई को जो है वो 10 कर दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, आई जो है बढ़ाने पर आई 5 से कितना हो गया, 10 कर दिया, तो एक ऐसी क्वांटिटी जो है वो 2 से कितनी हो गई, 1 हो गई। फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग आई देन व्हाट विल हैपन टू द एक्स, दिस इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो सच अ फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जो आई के बढ़ाने से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या इसका उल्टा कर दो, आई के कम करने से ये इंक्रीज हो रही है, लेकिन ध्यान रखना इससे कोई छेड़छाड़ ना करी जाए। तो बच्चों बोले यार ये आई जो है ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एक छुपी हुई क्वांटिटी के, एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इन्होंने इसको नाम रख दिया है, जितने भी वैज्ञानिक हैं इन्होंने नाम रख दिया है, बोले एक्स जो है वो हमारा क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस का डिक्शनरी मीनिंग जो है वो होता है विरोध करना, विरोध करना। ठीक है, विरोध करना या अपोज टू। ठीक है, अपोज टू, किसी भी चीज़ को अपोज करना। तो ऐसे इन लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर जो हिडन क्वांटिटी है एक्स विच इज अपोजेस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। करंट को रोकने का काम कर दिया। करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। जैसे वो होते हैं ना आवारा लड़के, तो वो क्या नाम है बच्चों, उनके जब बाइक चलाते ना बहुत तेज़, तो उनके लिए स्पीड ब्रेकर बना दिए जाते हैं ताकि उनकी स्पीड, करंट जो स्पीड है उनकी, उसका अपोज हो सके। तो इसीलिए करंट जो है, करंट, तो करंट का अपोज करने के लिए एक हिडन क्वांटिटी जिसे हम एक्स कह रहे हैं, जो कि क्या है, रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, वो रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक है, अब देखो बच्चों, वीडियो ज़्यादा ना लंबा हो जाए तो मैं बस अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस भी देखो, अगर, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। ठीक है भाई, V जो है वो करंट पे डिपेंड तब कर रहा है जब ये क्वांटिटीज़ कैसी हो जाए, ना बदलें, फिक्स हो जाए। तो जब भी डिपेंडेंसी आती है तो ये देखा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें अपने आप को कांस्टेंट कर रही हैं। अब तुम लोग कहोगे, बोले यार ये चीज़ तो खुद कांस्टेंट है ना। तो देखो ऐसा है कि कांस्टेंट है वो अच्छी बात है, लेकिन रेजिस्टेंस भी इस पर निर्भर करेगा, इन क्वांटिटीज़ पर निर्भर करेगा। अगर मैं कुछ क्वांटिटीज़ को स्टॉप कर दूं, ना बदलूं या फिक्स कर दूं, जैसे मास को मैं नहीं बदल रहा, है ना, नंबर ऑफ चार्जेस मैं नहीं बदल रहा, रिलैक्सेशन टाइम को नहीं बदल रहा, अगर इनको मैं फिक्स कर दूं, इनको मैं अगर फिक्स कर दूं, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है सीधा सीधा किसके कांटेक्ट में आ जाएगा बच्चों, वो लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर के जो है कांटेक्ट में आ जाएगा, और एरिया के कांटेक्ट में आ जाएगा, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लंबाई जो है वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस से ऐड हो जा रही है, और एरिया जो है वो सीधे सीधे रेजिस्टेंस से ऐड हो जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, इस चीज़ को हमने क्या कर दिया है, इस चीज़ को हमने कर दिया है, फिक्स कर दिया है। सो हेयर जो हमको हाई स्कूल में पढ़ा जाता था डायरेक्ट, की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सो इसको हम इस बेस पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। इसको आप लोग देख लेना सही से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू।